हिंदी कविता के सभी दर्शकों श्रोताओं को दिनेश चंद्र पाठक का सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हमने एक पहल की थी कि समय समय पर हिंदी कविता पर काम कर रहे अलग अलग रचनाकारों से आपकी भेंट करवाई जाए, उनसे हम कर पाए किस तरह का उनका रचना कर्म है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय श्री संजय कुमार भारद्वाज जी, जो कि एक अच्छे कवि, लेखक, रचनाकार तो हैं ही, और साथ ही हिंदी साहित्य भारती जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे भी आप इसके प्रारंभिक काल से जुड़े हुए रहे हैं। श्री संजय कुमार भारद्वाज जी ने अंग्रेजी तथा राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, किंतु उनका रुझान उन्हें हिंदी कविता की ओर भी खींच लाया। वर्तमान में आप राजकीय इंटर कॉलेज खेती खान, जनपद चंपावत में अंग्रेजी विषय में अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी विविध रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका एकल गजल एवं काव्य संग्रह महकते एहसास पाठकों द्वारा काफी सराहा गया। इसके अतिरिक्त साहित्यांकुर, बज़्म हिंद, स्वरांजलि, नारी नारायणी जैसी कई अन्य साझा काव्य संग्रहों में भी आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। अंग्रेजी लेखन में भी आपका पूर्ण अधिकार है। दैनिक हरियाणा प्रदीप के, एनसीआर टाइम्स तथा अन्य विविध अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख तथा अन्य रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। नटखट, चीनू तथा अन्य बाल पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। तो आइए भेंट करते हैं श्री संजय कुमार भारद्वाज जी से। स्वागत है आदरणीय आपका। सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि आप सबसे एक बार फिर रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल स्वागत। तो आदरणीय, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आरंभ करें, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसा कि हिंदी कविता की एक परिपाटी रही है, कि सर्वप्रथम आपकी किसी मनपसंद कविता का वाचन हो, उसके बाद हम साक्षात्कार को प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। आज बड़ा अच्छा दिन है, आज मातृ दिवस है। तो माँ से संबंधित कविता से अच्छी तो कोई कविता आज के दिन के लिए हो ही नहीं सकती है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अपनी एक रचना जो कुछ वर्ष पुरानी है, ममतामयी माँ। स्वागत। हर्ष खुशी की नींव रखे जो ऐसी ही सौगात है माँ। हर्ष खुशी की नींव रखे जो ऐसी ही सौगात है माँ। कभी उदय हो सूरज की, कभी चांदनी रात है माँ। संतति के कल्याण हेतु ये जगदीश से लड़ जाए। संतति के कल्याण हेतु ये जगदीश से लड़ जाए। देवी की छाया मंजिल की सपनों की बारात है माँ। हर्ष खुशी की नींव रखे जो ऐसी ही सौगात है माँ। ज्ञान मार्ग पर अग्रसरित प्रथम गुरु बन के भी करे। ज्ञान मार्ग पर अग्रसरित प्रथम गुरु बन के भी करे। रूह से तिमिर मिटाए जो गहरा जज्बात है माँ। और हर रिश्ते का माधुर्य गिरे जब सत्य दिख जाए पर। हर रिश्ते का माधुर्य गिरे जब सत्य दिख जाए पर। करुणामयी वात्सल्य सुधा इसने की बरसात है माँ। हर्ष खुशी की नींव रखे जो ऐसी ही सौगात है माँ। ग्रह के हित में सह जाती जो दुख दर्द संताप सदा। ग्रह के हित में सह जाती जो दुख दर्द संताप सदा। उलझे से परिवार के रिश्ते सुलझाए वो बात है माँ।
और नव दुर्गा के 9 रूपों की वह उनको प्यारी लगती। नव दुर्गा के 9 रूपों की वह उनको प्यारी लगती। तन मन धन अर्पण से पूरे बदले 2 हालात है माँ। कभी उदय हो सूरज की, कभी चांदनी रात है माँ। ईश्वर को यदि जन्म हो लेना वो जननी के पैर छुए। ईश्वर को यदि जन्म हो लेना वो जननी के पैर छुए। ऋषि मुनि संत भी माने जीवन जल प्रपात है माँ। और शैतानी अंतिम है, शैतानी जब बच्चे करते उनको लगे भरे बस ऐसा। शैतानी जब बच्चे करते उनको लगे भरे बस ऐसा। भागो रे छिप जाओ जाके थप्पड़ घूसे लात है माँ। हर खुशी की नींव रखे जो ऐसी ही सौगात। कभी उदय हो सूरज की, कभी चांदनी रात है माँ, कभी चांदनी रात। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचना आपके द्वारा। और बातचीत के क्रम को आरंभ करते हैं। तो आदरणीय, जैसा कि एक सहज प्रश्न किसी भी रचनाकार को देखकर मन में आता है, हम सब जीते तो एक ही समाज में हैं, आमतौर पर एक ही परिस्थितियां लगभग हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं झेलता है, विशेषकर मध्यम वर्गीय समाज में तो बोल सकते हैं। ऐसे में काव्य के प्रति आपका रुझान किस प्रकार जगा? क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें से कोई एक आध व्यक्ति कवि, रचनाकार, कलाकार, संगीतकार बनता है ना। तो काव्य के प्रति आपका रुझान किस प्रकार जगा और आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्ति या परिस्थितियां रही जिन्होंने आपको लेखन कार्य की प्रेरणा दी? देखिए पाठक साहब, पहला तो ये कि मैंने बचपन से महसूस किया कि मैं लिटरेरी लाइन का हूँ। साहित्यिक जो सोच है वो मेरे अंदर है। इस वजह से फिर मैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था तो उस समय से ही मेरी रचना लिखना मेरा प्रकाशित होना शुरू हो गया था। इंग्लिश की भी, हिंदी की भी। मैं विशेष तौर पे, क्योंकि मैं बरेली कॉलेज का स्टूडेंट रहा और हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास में उर्दू डिपार्टमेंट था, तो मैं वसीम बरेली साहब से बड़ा प्रभावित रहा। उनको ही अपना गुरु भी मानता हूं मैं, और उनसे ही मैंने मोटिवेटेड होके गजल, हिंदी गजल लिखना प्रारंभ किया। और बाकी माँ बाप का आशीर्वाद, साथ के मित्रों का, उनका सब सहयोग, उन सबसे प्रभावित होकर ही व्यक्ति लिखता है। तो इस तरह से मेरा प्रारंभ हुआ। बहुत खूब। वाकई में वसीम बरेलवी जी का एक बहुत बड़ा कद शायरी के अंदर रहा है और वाकई में उनको सुनना एक अलग ही अनुभव होता है। और जब गजल की बात चली है, वसीम बरेलवी जी की बात चली है, तो मैंने कई बार आपको कई ऑनलाइन पटलों पर सुना है। आप गजल भी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो हो सके तो एक कोई अपनी पसंदीदा गजल हमसे साझा कीजिए। तो सर, मेरी एक गजल मैं ये प्रस्तुत करता हूँ, हिंदी गजल। सच तो सच है, सच ही होकर रहेगा। सच तो सच है, सच ही होकर रहेगा। झूठ की हर चमक को धोकर रहेगा। जीत जाएगा दिया आफताब से भी, जीत जाएगा दिया आफताब से भी। रात को भी रोशन जो होकर रहेगा। और वो बड़ा है तो यूं बड़ा होने से क्या है, वो बड़ा है तो यूं बड़ा होने से क्या है। मस्करा हीरो नहीं पर जोकर रहेगा। और दिन रहा गहने जिस्म व चेहरे पर के, दिन रहा गहने जिस्म वह चेहरे पर के। फरेब की गलियों में ये खोकर रहेगा। और मालिक सी आदतें दर उसमें नहीं है, मालिक सी आदतें में नहीं है। जिंदगी भर यूं ही सदा नौकर रहेगा। और जागता है हर रात जुल्मी याद में, जागता है हर रात जुल्मी याद में। वो सिर फिरा है दिल में ही सोकर रहेगा। सच तो सच है, सच ही होकर रहेगा। झूठ की हर चमक को होकर रहेगा। वाकई में भावों और विचारों की एक गहरी अभिव्यक्ति और
वाकई में गजल एक ऐसी विधा है जिसमें कम शब्दों में आप काफी कुछ कह जाते हैं, इसीलिए गजल की लोकप्रियता अन्य किसी भी विधा से कभी कम नहीं रही। आगे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कोई भी कलात्मक विधा हो, चाहे वह संगीत हो, चित्रकला हो या जितनी भी हमारी ललित कलाएं हैं, आमतौर पर मैं यह मानता हूं, मैं मुख्य रूप से इसे दो पक्षों में विभाजित करके देखता हूं। एक तो उसका बौद्धिक या जो तकनीकी पक्ष जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मान लीजिए हम कोई कविता लिख रहे हैं, हम किस छंद में उसे लिख रहे हैं, किस तरीके से हम खाका बना रहे हैं, जी जी जी। और दूसरा एक होता है कि भावनात्मक पक्ष, हम भावनाओं को किस प्रकार उसमें उकेर पा रहे हैं, दूसरे के हृदय को हम किस प्रकार छू पा रहे हैं अपनी बातों से। तो आपकी जो लेखनी है इन दोनों में से किस पक्ष से अधिक प्रभावित रहती है? देखिए, गजल के अपने विषय होते हैं। कोई भी गजल एक तकनीकी विधा में तो लिखी ही जाती है और भाव प्रधान तो होनी ही चाहिए। कोई भी गजल लिखता हूं मैं या कविताएं लिखता हूं कुछ भी, तो जहां पर तकनीकी और भाव में क्लैश हो जाए तो वहां मैं भाव पक्ष को प्रधानता दे देता हूं, वहां तकनीकी से समझौता कर लेता हूं। तो भाव पक्ष को प्रधानता, मैं भाव से समझौता नहीं करता, फीलिंग्स उसमें आनी चाहिए। ये मेरी सोच है इसमें। और वैसे तो दोनों ही तकनीकी और भाव पक्ष होना ही चाहिए। हाँ, नहीं वो सही बात है कि जहां तक हो सके दोनों को ही निभाने का प्रयास एक रचनाकार करता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि यदि भाव ना हो तो भगवान भी पत्थर हो जाता है, ऐसा ही कुछ रचना के साथ भी है। तो आप लंबे समय से गजलें लिख रहे हैं, हिंदी गजल भी आप लिखते हैं, अन्य कई लोग भी लिख रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए आपको हिंदी गजल का क्या भविष्य दिखाई देता है? देखिए सर, ऐसा है, हिंदी गजल की शुरुआत भूषण कुमार जी ने की थी और ये गजल एक ऐसी विधा है जिसका जो भविष्य है वो उत्कृष्ट ही है। क्योंकि गजल में यथार्थवादी गजलें भी लिखी जा रही हैं, हर तरह की गजल लिखी जा रही हैं। गजल का शाब्दिक अर्थ तो वैसे मासूका की बातें होता है, लेकिन वो मासूका ईश्वर खुदा ही मान के कोई भी जो गजलकार है, गजल जो है वो लिखता है। और भविष्य तो इसका उज्जवल है कि लगातार ये यथार्थवादी हर तरह की गजल अब लिखी जा रही है, तो भविष्य उज्जवल है। वाकई में हिंदी गजल जो एक परिवर्तन लेकर आई, ये माना जाता था कि भाई ये शराब और शबाब का विषय है, उसे एक आम जनमानस की समस्याओं से जोड़ते हुए कई रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिखी और निश्चित रूप से उन रचनाओं ने आम जन के भावों को अभिव्यक्त किया, उनसे एक अपनापन का रिश्ता कायम किया। तो क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई एक आपकी रचना, और चाहे कविता या गजल जैसा भी आप चाहें। सही सर, ये एक गजल ही मैं अभी लेता हूँ। कविताएं भी बहुत लिखी है मैंने, और जो मेरा महत्व ऐसा संग्रह है उसमें 7 गजलें और 7 कविताएं हैं। तो दोनों में मेरी बराबर होती है, लेकिन ये गजल मैं अपनी शुरू करता हूँ। जख्म दस्तूर है तो दस्तूर निभाया जाए, जख्म दस्तूर है तो दस्तूर निभाया जाए, गीत गमगीन है फिर भी वह गाया जाए। आंख से गिरे चाहे किसी का सही, आंख से गिरे चाहे किसी का सही, उसको आंचल बिछा कर ही उठाया जाए। जब दस्तूर है तो दस्तूर निभाया जाए। बात गहरी है पर फिर भी चीखो तो नहीं, बात गहरी है पर फिर भी चीखो तो नहीं, राज की बात को चुप होके बताया जाए। और ठीक मैं आऊंगा सोच लो अपनी तुम भी, ठीक मैं आऊंगा सोच लो अपनी तुम भी, खुद घर आओ ना मुझको न बुलाया जाए। और फलक से चांद ला दूंगा मैं सोचूं कहकर, फलक से चांद ला दूंगा मैं सोचूं
कहकर काम जो हो सके बस वो ही कराया जाए, पीकर जिसको बहकते हैं जहां में सभी, पीकर जिसको बहकते हैं जहां में सभी, वो तय को यहाँ खुल के न पिलाया जाए, जब दस्तूर है तो दस्तूर निभाया जाए, गीत गमगीन है फिर भी वह गाया जाए, गीत गमगीन है फिर भी वह गाया जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीत गमगीन है फिर भी वह गाया जाए, अद्भुत अभिव्यक्ति। तो क्रम को हम आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व विषयांतर थोड़ा सा करते हैं। आप हिंदी साहित्य भारती से भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। तो यदि आप हिंदी साहित्य भारती के बारे में और उससे आप किस प्रकार जुड़े, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मुझे जब ये संस्था बनी, मैं शुरू से ही इसके साथ जुड़ा हूँ और इसमें जुड़ के मुझे साहित्यिक गतिविधि के लोग मिले अपने क्षेत्र में भी, और पूरे बल्कि इंटरनेशनल संस्था भी हुई। चंपावत में हमने प्रोग्राम भी आयोजित किया, वहां भी आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और हिंदी साहित्य भारती का मैं जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं रविंद्र सुधी जी, जो हमारे उत्तराखंड में डॉक्टर कविता भट्ट जी वगैरह हैं, ये सभी लोग तन मन से लगे हुए हैं और हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी मतलब मन होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना योगदान दे सकूं, क्योंकि ये एक अच्छे काम के लिए लगी हुई संस्था। बिल्कुल, निरंतर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को समर्पित यह संगठन आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी द्वारा स्थापित किया गया था और वर्तमान में उत्तराखंड में डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी इसकी अध्यक्ष हैं और अन्य भी जो भी इसके पदाधिकारी हैं वे सभी बड़े ही मनोयोग से इसे आगे ले जा रहे हैं। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी रचनाकार होता है उसके कुछ प्रिय विषय होते हैं जिन पर वो उसकी भावाभिव्यक्ति बिल्कुल ऐसे उमड़ घुमड़ के आती है, जैसे मतलब बारिश के मौसम में बादल अनायास ही आ जाते हैं। कुछ प्रिय विषय हर किसी के होते हैं। तो एक रचनाकार के रूप में आपके ऐसे कौन से प्रिय विषय रहे हैं जिन पर आपने सबसे अधिक लिखा है और जिन पर लिखने में आप एक सहजता का अनुभव करते हैं? हो सके तो उसी से संबंधित कोई एक रचना सुनाइएगा भी आप। ये सर, वैसे तो मैं समसामयिक गजलें कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन प्रेम मेरा सर्वाधिक मनपसंद विषय है। और मैंने राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर, सब कर एक रचनाकार वो क्या जो कि समसामयिक उस समय की परिस्थितियों पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर ना कर सके, तो मैंने हर विषय पर लिखने का प्रयास किया है। लेकिन प्रेम, अगर आप एक विषय सुनने को कहें तो प्रेम मेरा मनपसंद विषय है। तो इस पर कोई कविता यदि आप हमसे साझा करना चाहें। मेरी ये कविता है, तुम प्रेम जगाती सी वीणा, तुम हो सुंदर ताज अगर हम भी हैं मोहताज नहीं। वाह। तुम हो सुंदर ताज अगर हम भी हैं मोहताज नहीं, तुम अदरों पर बात तो हम दबी हुई आवाज नहीं। बहुत सुंदर। पहनाई तुम खुशियों की, पहनाई तुम खुशियों की, शंख के जैसे हम भी हैं, तुम वीनस की मूरत हो हम भी चुप अल्फाज नहीं, तुम अदरों पर बात तो हम दबी हुई आवाज नहीं। सै हो उम्दा की दिल का गुलचा गुलजार रखो, सै हो एक उम्दा की दिल का गुलचा गुलजार रखो, तुम पानी हो प्यासे का, तुम पानी हो प्यासे का हम जैसा दिल नवाज नहीं, तुलसी का सा पौधा हो जो आंगन ही महका देती, तुलसी का सा पौधा हो जो आंगन ही महका देती, वो प्रेम जगाती सी वीणा हम बिन कोई साज नहीं, तुम हो सुंदर ताज अगर हम भी है मोहताज नहीं। तन धरती सा तुमने तो हमने फलक का है सेवा। वाह, बहुत खूब। तन धरती सा तुमने तो हमने फलक का है तेवर, तुम जुल्फों की तरह उड़ो हमने कम परवाज नहीं,
मधु भरी सी इकबाला या साथी हो मैं खाने की। मधु भरी सी इकबाला या साथी हो मैं खाने की, तुम हो जीवन देने वाली हमसा भी सब साध नहीं। तुम हो सुंदर साध अगर हम भी हैं मोहताज नहीं। तुम अदरों पर बात करो दबी हुई आवाज नहीं। वाह, गजब की भावाभिव्यक्ति। आगे आपसे जानना चाहूंगा, एक समय था जब कोई लेखक कवि कुछ लिखता था, वह कुछ मानकों को लेकर चलता था, और जो लोग अच्छा लिख लेते थे वो गए किसी प्रकाशक के पास, वहां उन्हें पसंद आया तो पुस्तक छप गई। और यदि वाकई में लेखक में क्षमता है तो कहीं ना कहीं उसे पैसा, प्रतिष्ठा आदि यह भी प्राप्त होता था। किंतु आधुनिक दौर में हम यह भी देखिए, कटु सत्य है, कुछ लोगों को भी लग सकता है, किंतु वाकई में कटु सत्य है कि पढ़ने वालों से अधिक लिखने वाले हो चुके हैं। बिल्कुल। और उसका नुकसान ये हुआ है कि आज के समय में प्रकाशक किताब छापने का रुपया मांग रहे हैं। आप रुपया दीजिए, हम आपकी किताब छापेंगे, और कई लोग छपवा भी रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान समय में रचनाकारों के सामने आपको कौन कौन सी चुनौतियां नजर आती हैं जिनसे उसे दो चार होना पड़ रहा है? पहली बात तो यह है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, वायरल होने का जमाना है, जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं, लेकिन फिर भी जो टैलेंट है, योग्यता है, अच्छाई है और स्टडी है, उसका वो तो हमेशा रहेगा ही। जो रचनाकार अध्ययन करके लिखेंगे तो वो तो हमेशा काल ही रहेगा ही, आगे चलेगा ही। और कोई चीज वायरल हो जाए, कुछ हो जाए, उन बातों से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। चुनौतियां यही है कि अगर किसी में कम भी योग्यता है तो वो खाली वायरल हो गया, लेकिन इस बात से रचनाकारों को घबराना नहीं चाहिए। अच्छी रचनाएं देने का प्रयास करना चाहिए। आजकल कवि सम्मेलनों में भी स्थिति खराब हो गई है। कविता के नाम पे चुटकुलेबाजी, हास्य के नाम पे भौंडा हाथ, तो ये चीजें तो कुछ समय रहती हैं श्रीमान, और बाद में चली जाती हैं। जो योग्यता है, जो कवित्व है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इन सब भावरों के बीच। आपकी इस बात से मुझे अपनी ही एक रचना की दो पंक्तियां याद आ गई, जो अक्सर रचनाकारों के साथ होता है कि जीते जी किसने सुनी तुलसी कबीर की बात भी, जीते जी किसने सुनी तुलसी कबीर की बात भी, तुम समझ पाओगे मुझको मेरे मर जाने के बाद। तो या अधिकतर रचनाकारों का उनके साथ होता है कि वो मरने के बाद महान बन पाते हैं। जीते बहुत कम शक्तिशाली लोग होते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ऐसा शुरू से ही रहा है, और साहित्यिक लोगों को चीजों से ज्यादा लेना देना भी नहीं लेना चाहिए। लिखना लिखे और सही बात को लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान की ओर है। नवोदित जो हमारे रचनाकार हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्वागत है आपका। नवोदित रचनाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि वो अध्ययन करने की आदत डालें। नेट में देख लिया, इंटरनेट में देख लिया, गूगल में देख लिया, यूट्यूब में देख लिया, फिर लिख लिया, आधी अधूरी जानकारियां होती हैं, गलत जानकारियां होती हैं, उसके आधार पर नहीं लिखना चाहिए। स्टडी करें, अध्ययन करें, विधाओं को समझें और उनका नेचर हो कविता का, तभी लिखें, वरना टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। और कहते ना कि एक कवि को अपनी सच्ची और सक्षम कविता पसंद होनी चाहिए, झूठी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब। बहुत अच्छा संदेश आपने नवोदित रचनाकारों के लिए दिया। और वाकई में वैसे नए लोगों में, जैसा मैंने हिंदी साहित्य भारती के पटल पर भी देखा, कई लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और यदि इन लोगों को एक दिशा निर्देशन मिले तो वाकई में
मतलब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में लोगों का लिखना पढ़ना बंद हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। एक दिशा निर्देशन की आवश्यकता अवश्य कहीं कहीं पर दिखाई देती है। तो कार्यक्रम समापन हो तो मैं चाहूंगा उससे पहले आप एक कविता, अंतिम कविता के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे साथ साझा करें। मैं जिस बात पर हम बात कर रहे हैं लास्ट में ना जी। इस समय पे मैंने बहुत सी कविताएं मेरे सामने रखी हुई हैं, लेकिन सब छोड़ के मैं एक पढ़ रहा हूँ जिसमें जो हम बात कर रहे थे वही बात है और कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात हम लोग कर रहे थे इस समय के लोग की वही बात है और ये गजल है, दो है। इस गजल का मैंने शीर्षक रखा था फलक ढूंढो मत, फलक आकाश ढूंढो मत। जी जी जी। कागजी गुलों में मिट्टी की ललक ढूंढो मत, कागजी गुलों में मिट्टी की ललक ढूंढो मत, रंग व खुशबू की असली सी झलक ढूंढो मत। इत्र से महके हुए शहरों की हसीन बातों में, इत्र से महके हुए शहरों की हसीन बातों में जमीन ही नहीं दिखती तो फलक ढूंढो मत। बहुत शर्म और हया नहीं पाओगे उन रुखसारों पे, शर्म और हया नहीं पाओगे उन रुखसारों पे, ठहर जाओ अरे यारब अब खलक ढूंढो मत, और वो ही जज्बात वो पर्दे की कीमत न रही। वाह। वो ही जज्बात वो पर्दे की कीमत न रही, प्रेम के नाम से झुक जाए वो पलक ढूंढो मत, और कागजी गुलों में मिट्टी की ललक ढूंढो मत। जीन्स टी शर्ट में बदला है हर एक चेहरा अब, बहुत जीन्स टी शर्ट में बदला है हर एक चेहरा अब, बड़ी सी बिंदी या लंबा सा तिलक ढूंढो मत, और नजर से नजर के मिलने को नजर सी लगी। अंतिम नजर से नजर के मिलने को नजर सी लगी, दिल की लगी को ये गहराई तलक ढूंढो मत, कागजी गुलों में मिट्टी की ललक ढूंढो मत, रंग व खुशबू की असली सी झलक ढूंढो मत, रंग व बहुत ही सुंदर रचना। ढूंढो मत। वाह। तो मित्रों, आज का यह साक्षात्कार था आदरणीय श्री संजय कुमार भारद्वाज जी के साथ, और हम यह आशा करते हैं कि बहुत पसंद आपको यह साक्षात्कार आया होगा। और आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी का धन्यवाद के लिए।